स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि पब्लिक फैसिलिटीज हेल्थ के बेसिस पे कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज हेल्थ तो है ही, गवर्नमेंट ने हेल्थ के लिए बहुत सारे मेजर्स भी लिए, बट एक चीज याद रखना है, जिस तरीके से हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सारे फैक्टर्स भी क्या करते हैं, हम लोगों के कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इक्वल रोल प्ले करते हैं। अब अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो एजुकेशन सेक्टर को सरकार ने क्या करा, इस एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करने सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ने क्या करे, स्कूल्स बनाए। गवर्नमेंट स्कूल्स बनाने से क्या फायदा हुआ कि एटलीस्ट जिन लोगों के रीच में एजुकेशन नहीं था, क्योंकि अभी मैं तुमको बताया था कि हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट डिवाइड हो चुका है, रिच पुअर डिवाइड हो गया, अर्बन रूरल डिवाइड हो गया है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स के कारण जो लोग एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, दे आर ऑल्सो गेटिंग फेयर एजुकेशन। तो उसके कारण क्या हुआ, अपना ये डेवलपमेंट भी हुआ। इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ, ये देखो, ये एक चीज नोटिस करना, जब मैंने ट्रांसपोर्टेशन की बात करी तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब हम लोग क्या होते हैं, रेलवेज हमारे पास आ गया है, बहुत अच्छा, ठीक है। रेलवेज के साथ एयरवेज हो गया, वाटरवेज हो गया, ठीक है। अब इन सब के थ्रू क्या हो रहा है, हम लोग का कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। भाई अब हम ज्यादा माल एक कंट्री से दूसरी प्लस एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ क्या हो रहा है, हम लोग का कम्युनिकेशन कितना ज्यादा, पहले आप नोटिस करो हम लोगों के पास, अगर जब से इकोनॉमी के अंदर डिजिटलाइजेशन हुआ है, ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स का कितना मतलब कितना ही ज्यादा चलन हो गया डिजिटल पेमेंट्स का, प्लस इंटरनेट कितना ज्यादा हम लोग को मिलने लगे है, ठीक है। इसके चक्कर में क्या हुआ, हम लोग कॉलिंग और डेटा जब हमको ज्यादा मिल रहा है तो हम लोग बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन सेक्टर में भी आगे हुए हैं, ठीक है। साउंड डेवलपमेंट हुआ। हेल्थ और एजुकेशन की तो बात हम लोगों ने कर ही ली ऑलरेडी। तो ये सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट के थ्रू और हम लोगों को मिली, जिसके थ्रू हम लोग का डेवलपमेंट हुआ। इसके साथ साथ देखो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक राशनिंग करके बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मतलब ये सभी फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर ही रहे हैं, बट इसके साथ एक चीज होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, विच इज पीडीएस। जितना ज्यादा इफेक्टिव पीडीएस सिस्टम होगा, आपकी कंट्री का जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट होगा। नाउ सर, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है क्या है, देखो सरकार क्या करती है, कुछ जो ग्रेन्स होते हैं, क्योंकि यार जो पुअर्स हैं दे ऑल्सो नीड फूड टू फीड, ठीक है, ऑब्वियसली उनको फूड को फीड करना ही पड़ता है टू लीव। तो उसके लिए क्या कहा गया कि सर अब पर वो अफोर्ड तो नहीं कर पाते हैं, तो सरकार ने क्या करा, कुछ बीपीएल कार्ड्स बनाए। बीपीएल कार्ड्स के साथ क्या करा, कुछ राशन कार्ड्स बनाए। अब इनके थ्रू क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, फेयर प्राइस, पीडीएस सिस्टम में क्या होता है, फेयर प्राइस शॉप्स होती है। अब ये फेयर प्राइस शॉप्स पे जाते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स बोल दो, कंट्रोल की शॉप भी बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में इसको, ठीक है, राशन की दुकान भी बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में इसको। तो इस जगह पर ये लोग जाएंगे, अपने कार्ड दिखाएंगे और जो बेसिक ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, वो उनको वहां से मिल जाएगा, जो मिनिमम टू मिनिमम रेट है, मार्केट से भी बहुत कम। से फॉर एग्जांपल 2 रुपीज के जी, 5 रुपीज के जी, 10 रुपीज के जी, ठीक है, दाल चावल नमक। तो इससे क्या होगा, ठीक है, उन लोगों को एक बेसिक, क्योंकि हम लोगों ने क्या बताया था, डेवलपमेंट के लिए जिस पोजीशन पे आप अभी हो उससे एक पोजीशन ऊपर आप अगर गए तो आपका डेवलपमेंट। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारी कंट्री में who are unable to food, who are unable to feed at least 2 times a day। अगर उन लोग को फूड नहीं मिल पा रहा है 2 टाइम्स का, तो ये परेशानी है ना हमारे लिए। तो उनके लिए ही सरकार ने ये वाली जो पीडीएस सिस्टम वाला सीन है ये लॉन्च करा, ताकि उन लोग को एटलीस्ट 2 टाइम का अगर जब फूड मिलेगा, ठीक है, तो 2 टाइम की मील अगर मिलेगी तो वो पुरानी पोजीशन से तो डेवलप हुए, तो क्या होगा, हमारा सिटीजन अच्छे से जब खाएगा तो एटलीस्ट परफॉर्म करेगा, तो आपका डेवलपमेंट कंट्री का होगा। इसके साथ भी एक और चीज आई, विच इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एचडीआर। अब ये सर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है, ये 3 पैरामीटर्स को ध्यान रखना हम लोग का, एक तो एजुकेशन लेवल, दूसरा जो आ गया इनकम लेवल जो कि पर कैपिटा इनकम होता है, और हेल्थ स्टेटस। इन 3 पैरामीटर्स पे कंट्री को इवेलुएट करती है और ऑन द बेसिस ऑफ इवेलुएशन लिस्ट परफॉर्म करती है। अब ये लिस्ट जो बनाती है, वो लिस्ट पब्लिश करने कौन पब्लिश करता है सर, यूएनडीपी। ये एक फॉर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे एक लिस्ट बनाती है और उसके हिसाब से बताती है कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी नहीं है। पर कैपिटा इनकम मतलब इनकम स्टेटमेंट तो रखा ही है, प्लस दूसरे फैक्टर्स हेल्थ और एजुकेशन भी उन्होंने करा है। ये रिपोर्ट कंट्री जो हर कंट्री की होती है और ये हर साल पब्लिश करता है कौन, यूएनडीपी पब्लिश करता है। आगे बढ़ते हैं, ये चीज बहुत अच्छी, देखो
तुम लोगों के कोर्स के अंदर एक बहुत बेसिक कंपैरिजन दे रखा है, कंपैरिजन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया विच इज हरियाणा, केरला एंड बिहार। हरियाणा कहीं देखेंगे तो यहाँ है, केरला कहीं देखेंगे तो इधर कहीं है, और बिहार कहीं देखेंगे तो इधर कहीं है। अब ये जो 3 अलग अलग स्टेट्स हैं, इनके बीच में क्या कंपैरिजन करा है जरा नोटिस करो। इनके बीच में इन्हीं 3 हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम, इनके बेसिस पे इनको क्या कराया है, कंपेयर कराया। क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि सर इनकम एक स्टैंडर्ड है, बट इनकम के साथ साथ बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अगर मैं इनकम को स्टैंडर्ड मानूं तो ये देखो पर कैपिटा इनकम स्टेट वाइज क्या है, मतलब पर कैपिटा इनकम का क्या सीन बताया था, टोटल इनकम अपॉन नंबर ऑफ पीपल, या ना नंबर ऑफ पीपल या फिर टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर हरियाणा की कितनी टोटल इनकम है प्लस यहां पर उसकी पॉपुलेशन कितने से डिवाइड करा तो आया इट इज 1,80,174। केरला की देखोगे तो इट इज 163,475, बिहार की देखिए तो सबसे कम इट इज 34409। अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं तो हरियाणा एक सबसे बहुत डेवलप्ड हम लोगों ने स्टेट बोल दिया इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा। अच्छा, दूसरे फैक्टर्स भी तो हैं। दूसरा फैक्टर क्या आया, ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या आया, लिटरेसी रेट आया। चलो जरा लिटरेसी रेट का क्या स्टेटस है, देखो जरा लिटरेसी रेट देखा है हम लोग, ये सब डेटा ही दिया ना, टेबल कहाँ गई, ये आ रही है हमारे पास टेबल। अब इस टेबल में क्या क्या हमारे पास बताया, लिटरेसी रेट भी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अच्छे से हम लोगों ने देख रखा था, और इसके अंदर तीनों रेट, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो, ये भी हम लोगों ने देखा है पर 100%। ठीक है, अब जरा देखो हरियाणा के अंदर नेशनल इनकम मतलब पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वो सबसे ऊपर थी। अब देखो यहाँ पर हरियाणा कौन से नंबर पे आ गई, यहाँ पर सेकेंड नंबर पे आ गई, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे बिहार है, सेकेंड नंबर पे हरियाणा है, थर्ड नंबर पे केरला है। अब इसके हिसाब से कौन डेवलप्ड बोलोगे, जिसके यहाँ ज्यादा हो रहा है कि जिसके कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है सर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला जो है, जो अपने तीसरे नंबर, जो क्योंकि जो जितना नीचे होगा वो उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर 1000 में से 10 ही डेथ हो रही है, तो ये हेल्थ के सेक्टर में बहुत अच्छा है। लिटरेसी रेट अगर हम 2000, ये सब 2011 मतलब ये वाला जो डेटा है 11 का डेटा, 17 का डेटा और ये 13-14 का डेटा। 11 में जब सेंसस हुआ था उसके बेसिस पे क्या आया कि हरियाणा के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो कुछ 82% वहां की पॉपुलेशन लिटरेट है, यहाँ की 94% पॉपुलेशन और बिहार की 62% पॉपुलेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट कौन आ गया तुम्हारा, केरला आ गया। तो सर अभी इनकम की बेस पे हो सकता है जो हरियाणा है वो फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन अगर आप यहाँ पर दूसरे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट की बात करो तो केरला ने टॉप मारा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करो तो यहां पर भी कौन टॉप मार रहा है, यहां पर भी केरला ने टॉप मारा है। केरला भी यहाँ पर कुछ 83 स्टूडेंट्स पर 100 वहां पर दे आर गेटिंग एजुकेशन एज कंपेयर टू दीज इट्स 43 और 61। तो हम लोगों ने अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे जब कंपेयर करा तो एक चीज हमको समझ में आई, जैसे हमारी पुरानी स्लाइड थी, कहाँ गई पुरानी, ये आया हमारी पुरानी स्लाइड का डेटा। इसके अंदर हम लोगों ने जब देखा था तो हम लोगों ने क्या करा था, हरियाणा को इनकम के बेसिस पे कंपेयर करा था। तो सर हो सकता है इनकम बेसिस पे हरियाणा बहुत अच्छे पर हो, केरला सेकंड नंबर पे हो, लेकिन अदर पैरामीटर्स के हिसाब से कहां पर आया था, हमारे लिए केरला ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। नाउ क्या रीजन है केरला का इतना अच्छा परफॉर्मेंस की, मतलब इसके परफॉर्मेंस के पीछे, क्योंकि केरला के अंदर लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। तो लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का के लिए, क्योंकि यहाँ पर बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रॉपर जो है वो अच्छे दे रखी है। अगर आप वहां पर बात करोगे कि सर वहां का नेट अटेंडेंस रेशियो क्यों ज्यादा है या वहां का लिटरेसी रेट क्यों ज्यादा है, क्योंकि वहां पर एजुकेशन फैसिलिटीज भी क्या है, ज्यादा है। गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा स्टेप्स लिए, इवन वहां के जो रेसिडेंट्स हैं उन लोगों ने भी क्या करा है, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करा है। देखो ये कुछ सीन बताए, प्रॉपर नेट अटेंडेंस रेशियो के लिए प्रॉपर स्कूल जा रहे हैं बच्चे। ठीक है, यहाँ पर फैमिली हेल्थ केयर सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए गए, जिसके कारण से क्या हुआ, हेल्थ केयर वहां पर सुधरा। तो और इवन इट हैज गुड पीडीएस, पीडीएस तुमको बताया ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहां का पीडीएस अच्छा होने के चक्कर में क्या हुआ, वहां पर जो बिलो पार्टी लाइन लोग हैं उन लोगों को भी क्या हुआ, प्रॉपर
फैसिलिटीज मिल रही, जिस कारण से डेथ रेट के टाइम मतलब जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है या डेथ रेट ये कंट्रोल में रहे। ठीक है, ये इन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई जो मतलब लोअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं। अगर इनकम की बात करें तो वहां पर भी केरला ने बाजी मारी और केरला इन सबसे आगे निकाला। कंपैरिजन विद द नेबरिंग कंट्रीज, अभी हम लोगों ने कंपेयर करा था हमारे इंडिया के ही कुछ स्पेसिफिक 3 स्टेट्स का। नाउ इफ वी कंपेयर दीज ऑन द बेसिस ऑफ comparison on the basis or comparison with our neighboring countries, तो हम लोगों को क्या मिला, ये इंडिया रहा। हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन थी, श्रीलंका है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। तो ये देखो 2018 की जो यूएनडीपी ने रिपोर्ट बनाई थी उसके हिसाब से डेटा है पर कैपिटा ग्रॉस ये इट इज पर कैपिटा इनकम तो ये क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम या पर कैपिटा हम लोग जो देख रहे थे, इट इज 11,326, ये सब डॉलर में कंपैरिजन हो रहा है, राइट। इंडिया की इट इज 6,353, फिर आगे बात करेंगे म्यांमार की 5,567, पाकिस्तान की तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बाजी कौन मार रहा है, श्रीलंका मार रहा है सबसे छोटा, जबकि कितना छोटा सा है उसका मैप देखेंगे तुम लोग, कितनी छोटी कंट्री है, बट वहां पर ये ज्यादा है बिकॉज वहां की टोटल पॉपुलेशन कम है, तो आपने डिवाइड करा तो ये ज्यादा हुआ। उसके बाद कौन आ रहा है, उसके बाद हम लोग इंडिया आ रहे हैं, फिर म्यांमार आ रहा है एंड कंटिन्यूस। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बर्थ के बेसिस पे कितनी है, श्रीलंका की देखो कितनी अच्छी है, 70, मतलब एवरेज इंसान इतने साल तो जी जाता है इंडिया के अंदर। इसके बाद कौन आ रहा है, 75 के बाद बांग्लादेश क्या आ रहा है, ये भी हमारा नेबरिंग कंट्री, छोटी सी है कंट्री, राइट। नेपाल की उससे बात, हमारी अगर बड़ी कंट्री तो हमारे से तो साइज में छोटी है ना, इसकी हमसे अच्छी, फिर उसके बाद हम लोग आ रहे हैं। तो कंपैरिजन से साफ समझ में आ रहा है कि डेवलपमेंट में इंडिया कहीं ना कहीं दूसरे पैरामीटर्स में भी लैग कर रहा है। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ स्कूलिंग यहाँ पे बताया, मीन ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग ऑफ पीपल एजेड 25 एंड द अबव, कितने साल उन्होंने स्कूलिंग करी है, तो कितने साल स्कूलिंग, देखो यहां पर भी श्रीलंका ने बाजी मारी, कुछ 10.9 ईयर्स, कितना ज्यादा आगे चल रहा है इन सबसे जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है। देखो और इंडिया की बात करें तो इट इज 6.4 ईयर्स, तो ये एक शर्म की बात है हम लोग के लिए। अगर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंक देखें हम 2018 की, तो हम लोगों की रैंक कहां पर आ रही, कुछ 130th रैंक आ रही है। ठीक है, वेयरएस श्रीलंका 76 आ रही है, और ये तो सब बाकी मतलब जो श्रीलंका को छोड़ के जितनी सभी है वो 100 के ऊपर रैंक्स मार रही है। तो अब ये देखो, ये सोचने वाली बात है कि बीइंग ये जो कंट्रीज हैं ये छोटी कंट्रीज हैं साइज में भी, पॉपुलेशन में भी, क्यों ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि हम लोग इतनी बड़ी होने के बावजूद भी हम कितने पीछे हैं। ठीक है, इन लोगों से इससे क्या ही कंपेयर करें पाकिस्तान से, हम लोग उसको अपन स्टैंडर्ड ही मत बनाओ, ये कितने रैंक मार रही, फिर भी ये 150 पे, इसके तो सारी फैसिलिटी खत्म, लेकिन हम लोग उस छोटी कंट्री से भी कंपेयर करते हो हम लोग कितना पीछे है, राइट। देखो जरा आगे क्या बताया इन लोगों ने। अब जब हम लोगों ने नेबरिंग कंट्री से कंपेयर करा तो हम लोग को यही बताया कि हर एस्पेक्ट के अंदर कौन है हमारे से, श्रीलंका बहुत आगे। देखो जरा, ये रही भैया अपनी इंडिया इतनी बड़ी, और ये रही श्रीलंका साइज में कितनी छोटी है, लेकिन स्टिल हर एस्पेक्ट के अंदर क्या है हम लोग। इवन उन्होंने क्या बताया, नेपाल एंड बांग्लादेश हैव लो पर कैपिटा इनकम देन दैट ऑफ इंडिया, येट दे आर बेटर देन द इंडिया इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरे पैरामीटर्स भी आपने देखा इनकम कम, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहां की ज्यादा है। तो कुछ पैरामीटर्स ऐसे भी हैं जिसको हमको ध्यान रखना है और उसको डेवलप करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, मैं तुम लोग एग्जांपल दे रहा हूँ डैम वाला, याद करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, देखो कि इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि हमारी जो करंट नीड्स हैं, आज की जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो, प्लस उसके साथ ही हम लोग वो फ्यूचर जनरेशन के लिए दे पाए। तुम लोग को पता है ना कि हम लोग के पास जो फ्रेश वाटर है वो सबसे ज्यादा ग्लेशियर के फॉर्मेट में है, तो ये ग्लेशियर तो हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद कौन है, इसके बाद जो वाटर है वो दैट इज ग्राउंड वाटर। तुम लोग को पता है ग्राउंड वाटर का लेवल भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। ग्राउंड वाटर के बाद आते हैं हम लोग के रिवर्स, और ये जो रिवर्स है कितनी पोल्यूटेड हो चुकी है। तो क्या इस तरीके से हमको हमारे पूर्वजों ने दी थी? ऑब्वियसली बात है नहीं। तो क्या हम जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने, क्या हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन को देकर आ पाएंगे? क्या नहीं। तो ये गलत हो रहा है। हमको किस तरीके से डेवलप करना है, हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है कि हम लोग एनवायरमेंट को हार्म ना करें।
ठीक है, प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल करें, प्लस कुछ इस तरीके से उसको हम लोग रखें कि हमारी फ्यूचर की नीड्स भी हम लोग फुलफिल कर सकें। अब जरा मैंने तुम लोग को एक डैम का एग्जांपल दिया था, अब जरा डैम के बाद देखो, डेवलपमेंट का एक बहुत प्राइम फैक्टर होता है। अब जहां पर डैम बना है, ठीक है, ये अपन ने डैम बनाया, ये जैसा पानी है और यहां तुमने डैम बनाया। अब जरा सोचना, जहां डैम बनाया तो डैम के लिए, डैम बनने से जो कंट्री है, तुम बोलोगे नेशन का डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था कुछ चीजों, एक पैरामीटर के लिए डेवलपमेंट है तो हो सकता है दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट ना हो। तो एक व्यक्ति के लिए, नेशन के लिए तो डेवलपमेंट हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से बच गई। लेकिन अब ये जो एरिया था जहां पर वो हवा में तो नहीं बनाई है हम लोगों ने, जमीन पे बनाई है, तो वहां पर जो लोग एक्चुअल में रहते थे उन लोगों ने कितना सफर करा है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने उनको रिलोकेट कराया है दूसरी जगह पे। वहां मान लो वो खेती करते थे, उसकी खेती वाली जगह थी, उसने सफर किया, उसकी प्रॉपर जो मान लो एग्रेरियन लैंड है वो बहुत उपजाऊ थी, फर्टाइल थी, तो उसको लॉस हुआ उस लैंड का, ठीक है। और अगर उसको कहीं दूसरी जगह सरकार की तरफ से मिल भी जाएगी तो क्या हुआ, हो सकता है वो इतना खुश ना हो, क्योंकि इस एरिया का डेवलपमेंट तो हुआ है, नेशन का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इंडिविजुअल डेवलपमेंट उस पर्टिकुलर गांव का नहीं होगा। वो लोग इसीलिए अपोज करेंगे कि हमारा बहुत नुकसान होगा। तो डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या प्राइम मोटिव होना चाहिए कि हम लोग प्रेजेंट का डेवलपमेंट करें कुछ इस तरीके से कि वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करे और फ्यूचर जनरेशंस को भी हम लोग क्या कर सकें, उसको प्रॉपरली दे सकें। और जो हम लोग एनवायरनमेंट को हम बिना एनवायरनमेंट को हार्म करें हम लोग प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं कर पाते। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अभी डैम बनाएंगे तो उसके कारण फायदे तो होंगे, लेकिन क्या होगा, उस पर हमको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज और कहीं ना कहीं सफर करना पड़ेगा। तो ये चीज क्या बताती है कि विद द मिनिमम लॉस, आपको बहुत कम से कम लॉस या नो लॉस वाली पॉलिसी ध्यान में रखना है कि जो दूसरे लोग हैं उससे दूसरों को कहीं ना कहीं नुकसान ना हो, या जो हो वो बहुत कम हो, जिसकी भरपाई इजीली की जा सके हमारे एनवायरनमेंट में। ये चीज हमको ध्यान रखना पड़ती है और हमको रखना चाहिए। यही हम लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख है इस चैप्टर से। एंड फ्रॉम दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ग्राउंड वाटर का भी एक एग्जांपल दिया कि क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर ही हम लोग को क्या कहते हैं, पानी, जितने भी क्रॉप्स है उसको पानी देने के लिए चाहिए, बेसिक हम लोग के रिक्वायरमेंट्स के लिए ग्राउंड। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम लोगों ने जब से फर्टिलाइजर्स या HYV सीड्स का यूज करा है, इसके कारण जो ग्राउंड वाटर है ना ये बहुत कम हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी लगता है। तो उस कारण से हमारी ऐसा बोलते हैं कि हम लोग के पास जो ग्राउंड वाटर है नेक्स्ट 15 to 25 ईयर्स की रेंज अगर देख लें तो इतना पानी नहीं बेचा है कि हम लोग ग्राउंड वाटर इतनी कि हम लोग इस जनरेशन इतने समय तक भी जा सके। जैसे पेट्रोल का देखते हैं, ठीक है, कि पेट्रोल खत्म हो रहा है, इसी तो ईवीज पे शिफ्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे, ठीक है, या फ्यूल गैसेज, हम क्लीनर फ्यूल्स बोलते हैं, CNG LPG। तो इसके लिए क्यों जाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो बचाएं भैया, बहुत समय लगता है इस तो ग्राउंड वाटर के लिए भी तुमने देखा होगा कि बेटर अब वाटर को किस तरीके से हार्वेस्ट करना है। हर जगह बोला जा रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, क्योंकि हम लोगों को जो हम लोग का ग्राउंड वाटर लेवल है इसको भी क्या करना है, इंक्रीज करना है, क्योंकि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसी को ध्यान में रखना है। ये और क्या बताया इन्होंने, क्योंकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होना है, सिंपल सी बात उन्होंने बताई। That's it in this sustainable development topic and in this chapter. Thank you so much.